हेलो एवरीवन। हम बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। उसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। फर्स्ट है, किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। सेकंड है, ज्ञान में वृद्धि करने को। थर्ड है, कौशल स्तरों में वृद्धि करने को। फोर्थ है, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल 4 इसका सही आंसर होगा। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवासन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया था। ध्यातव्य है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बढ़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। सेकेंड है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। थर्ड है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। फोर्थ है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है? हमसे गलत कथन पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, यह फर्स्ट है, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बढ़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो ये कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। कथन गलत हो जाएगा। थर्ड है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म सेक्टर शामिल होंगे। ये कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे गलत पूछा गया है, तो 2 और 3 गलत था, 1A ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, बेहतर क्षमता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार करना तथा भारतीय कंपनियों एवं विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पेश करती है। इस योजना के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फार्म सेक्टर शामिल होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौना उद्यम 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजना और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान। ये पुराना डेटा है, 18-19 का डेटा अब तो नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से आप बस पैटर्न देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी पुराना डेटा है, 18-19 में कितनी प्रतिशत है, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा इस बार। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। वर्ष 1991 की उद्योग नीति में 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा को 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए तथा सहायक उद्योग में निवेश की सीमा को 45 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया था। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 प्रभावी तिथि अक्टूबर 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2 वर्गों विनिर्माण उद्यम तथा सेवा उद्यम में बांटकर निर्धारित किया गया है। वर्ष 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश सीमा निम्नतम है। आप यहाँ देख सकते हैं, विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, लघु उद्यम में 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ से कम, 5 करोड़ से अधिक नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यम उद्यम में 5 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म में देखते हैं हम 10 लाख से अधिक नहीं, लघु उद्यम में है 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं, और मध्यम उद्यम में है 2 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। वही 1 जुलाई 2020 से प्रभावी MSME की नई परिभाषा यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है। सूक्ष्म में निवेश में 1 करोड़ रुपए तक, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक, लघु में है निवेश 10 करोड़ रुपए तक, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक, और मध्यम में है निवेश 50 करोड़ रुपए तक और टर्नओवर है 250 करोड़ रुपए तक। केंद्रीय बजट 2025-26 में MSME हेतु वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ाया गया है। ठीक है। तो यहाँ देखिए जो इस तरीके से है, सूक्ष्म में है करोड़, 1 करोड़ निवेश, ठीक है, 2.5 मैक्सिमम। तो इसको, इस टेबल को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। नेक्स्ट है, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, ठीक है,
सेकेंड है 1964 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नेक्स्ट है 1982 भारतीय निर्यात आयात बैंक। और 1987 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के दौरान 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना वर्ष 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई। भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? यहाँ देखिए, वर्ष 1955 में ओएनजीसी की स्थापना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत ऑयल एंड गैस डिवीजन के रूप में की गई थी। अगस्त 1956 में इसका नाम बदलकर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर दिया गया। भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप देने में ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम किया गया। वर्ष 1997 में इसे नवरत्न तथा वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना। ऑप्शन बी है लाल फीताशाही को हटाना। ऑप्शन सी है विनिर्माण की लागत को कम करना। ऑप्शन डी है उत्पाद को प्रतियोगी बनाना। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्यों में नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? ऑप्शन ए है मेक इन इंडिया। ऑप्शन बी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑप्शन सी है स्टार्टअप अप इंडिया। ऑप्शन डी है डिजिटल इंडिया। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वृद्धावस्था पेंशन। ऑप्शन बी है स्वास्थ्य बीमा। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पारिवारिक पेंशन, बीमा व चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूट तथा रुई उद्योग। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग को क्षति पहुंची क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र लगभग 80% पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई, अहमदाबाद में थी, जबकि कपास उद्योग लगभग 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना तथा सुदृढ़ रूप से स्थापित उद्योग है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार इस उद्योग ने देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 करोड़ लोगों की आजीविका का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वृहत स्तरीय उद्योग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास पर ही आधारित रहा है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं बृहत उद्योग है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार इस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.5 करोड़ 45 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। अप्रत्यक्ष तौर पर यह क्षेत्र लगभग 10 करोड़ 100 मिलियन लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर। तमिलनाडु स्पिनिंग मिल एसोसिएशन के अनुसार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में ही हैं, उसके बाद महाराष्ट्र एवं गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारहाश मूलक। कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि भारहाश मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन फर्स्ट है, गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योगों ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया। कारण दिया हुआ है, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, फर्स्ट सही है एंड आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है विद्युत, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 8 उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत को मुख्य उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। कृषि तथा ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास के शीर्ष बैंक के रूप में की गई थी, जिसका औद्योगिक वित्त से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है तृतीयक क्षेत्र, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। भारत में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है। 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार स्थिर 2011-12 एवं चालू कीमतों पर तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा वर्ष 2024-25 में क्रमशः 55% एवं 54.98% अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र
जिसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, का अंश बढ़ता जाता है तथा प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां तथा खनन एवं उत्खनन सम्मिलित है, का अंश क्रमशः कम होता जाता है। 28 फरवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में चालू कीमतों पर भारत के सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 55%, 25.2% तथा 19.8% अनुमानित है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।